नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पेशेंट्स को ट्रॉमा होता है या चोट लगती है, एक्सीडेंट हुआ है, वो दुनिया के बेस्ट सेंटर और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स के हाथ में जाने के बावजूद भी लाइफ लॉस हो जाता है उनका। वो बच नहीं पाते हैं कि सारी आपके पास फैसिलिटी है, सब कुछ है, उसके बाद भी क्यों नहीं बच पा रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारण है और क्यों ये पेशेंट सरवाइव नहीं करते हैं। क्या इनको बचाया जा सकता है? आंसर है यस। अब इनको कैसे बचाया जा सकता है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ, तो इसको ढंग से समझें। जब कभी भी या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है या आप छत से गिरे हैं या किसी ने आपको मारा है और पॉलीट्रॉमा हुआ है, मल्टी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुआ है, बॉडी शॉक में गया है, तो ट्रॉमा जो होता है इसके अंदर मोस्टली जो शॉक होता है वो होता है हाइपोवॉलेमिक या हेमरेजिक शॉक, ब्लीडिंग वाला शॉक, जिसमें ब्लड लॉस के कारण पूरी बॉडी में 7% ब्लड होता है आपकी बॉडी में वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जितना भी वजन है तो टोटल हम एवरेज 5 लीटर मानते हैं बॉडी का ब्लड। तो ब्लीडिंग हुई, ब्लड लॉस हुआ तो बॉडी शॉक में जाती है, परफ्यूजन नहीं होता है, तो इसमें एक खतरनाक ट्रायड बनता है जिसे अर्लियर हम मानते थे ट्रायड ऑफ लीथल ट्रायड ऑफ 3, पर अब नई रिसेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लीथल ट्रायड ऑफ 5 है। ये लीथल ट्रायड 5 क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। पहला होता है, सबसे पहले पेशेंट जाएगा हाइपोथर्मिया में। हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी ठंडी होने लगेगी। क्यों बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगेगा? क्योंकि क्या होता है, जब कभी भी ट्रॉमा का पेशेंट है वो किसी बहुत बड़े वैलिड सेंटर में गया, हायर सेंटर में गया, तो उसको क्या करेंगे, फ्लूइड देंगे, क्रिस्टलॉइड्स देंगे। वैसे ट्रॉमा की गाइडलाइन ATLS के अकॉर्डिंग आपको 1 लीटर से ज्यादा फ्लूइड नहीं देना है, पर उस पेशेंट को फ्लूइड दिया जाता है। कई सेंटर्स पे अच्छे भी हों तो भी वो कई बार ज्यादा दे देते हैं अननेसेसरी, तो ये खतरनाक है। उसके अलावा फ्लूइड को भी आप हटा दीजिए, फिर वो मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं। तो फ्लूइड हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, तो वॉल्यूम ओवरलोड हो गया, तो इसमें क्या होगा, डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी होता है हाइपोथर्मिया में। डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी मतलब अब डाइल्यूट होता जाएगा ब्लड, तो वहां पे जो ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो कम हुए, तो इस वजह से ब्लीडिंग होता है और ज्यादा, तो वो और खतरनाक हो जाता है पेशेंट के लिए। और एंजाइम्स भी कम होने लगते हैं जिससे बॉडी और डिग्रेड होने लगती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी और बढ़ जाता है। इसके बाद होता है पेशेंट एसिडोसिस में जाता है। एसिडोसिस में क्यों जाता है? क्योंकि जो हर्ट होता है ना, जब उसको अच्छा प्रॉपर फ्लूइड नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा, तो वो पंप धीरे करेगा, उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाती है हर्ट की, और वहां पे जब कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम होगी तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी डिप्लीट होगा, क्योंकि ब्लड कम है, ब्लड ही न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन भी कैरी करता है ऑर्गन्स को। तो ये सब कम होने से एनएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बॉडी में ग्रो होगा, एनएरोबिक चेन स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम डिग्रेडेशन होंगे और कोगुलोपैथी होगी। तीसरा हम बोलते हैं, जैसे हाइपोथर्मिया हमने बता दिया, टेम्परेचर कम होना, एसिडोसिस आपको बता दिया कि बॉडी एसिडोसिस में जा रही है। इसके बाद होता है कोगुलोपैथी। कोगुलोपैथी हाइपर कोगुलोबल स्टेट, इसमें ये होता है कि ब्लीडिंग के कारण कंजप्शन कोगुलोपैथी होता है, कि अब ब्लीडिंग हो रही है तो फैक्टर्स यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा कि भाई वो ब्लीडिंग को रोकने में काम करें, तो इस वजह से कंजप्शन कोगुलोपैथी, डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी होगी। अब जो चौथा ट्रायड आ रहा है आपके पास वो है हाइपोकैल्सीमिया का। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है और हाइपोकैल्सीमिया से क्या होगा कि इससे मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाएगी, हार्ट कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अरिथमिया के चांस रहेंगे, वीक हो जाएगा। तो हाइपोकैल्सीमिया इसलिए होता है जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो ब्लड के अंदर होता है सिट्रेट, और सिट्रेट कैल्शियम का चिलेशन कराएगा, तो बॉडी में कैल्शियम का कमी हो जाएगा, तो ये भी आपके लिए डेंजर रहेगा, अरिथमिया, कार्डियक अरेस्ट के चांस रहेंगे। उसके सेम कॉन्सेप्ट है मैग्नीशियम का, कि हाइपोमैग्नीसीमिया होगा, मैग्नीशियम भी कम हो गया तो अरिथमिया और एक शॉक, मैसिव शॉक वाली सिचुएशन डेवलप होगी, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस रहेंगे। तो ये पेंटार्ड हो गया, 5 चीजें मिलके, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, कोगुलोपैथी, एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया, तो ये 5 चीजें मिलके होती है। तो अगर एक बार पेशेंट इस पेंटार्ड के अंदर फंस गया तो वो कभी भी सर्वाइव नहीं करता है, उसमें चमत्कार ही पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो अब इस पेंटार्ड को हम कैसे तोड़ें, यही ट्रॉमा सर्जन का काम होता है, यही ट्रॉमा के स्पेशलिस्ट काम करते हैं। तो मैं बताता हूँ उसमें हम कैसे बचाएंगे इस पेशेंट को, क्या गलतियां हो रही है जो नहीं करनी है डॉक्टर्स को और टीम को। कई बार क्या होता है कि ऐसी ब्लीडिंग जो हमें दिख नहीं रही है और हमसे मिस हो गई है, आप कितने भी एक्सपर्ट हो, चाहे दुनिया के आप बेस्ट डॉक्टर हो, तो भी आपसे मिस हो सकती है। फॉर एग्जांपल कैसी ब्लीडिंग, जैसे कि कोई ब्लीडिंग है चेस्ट में हो रही है, हमें दिख नहीं रही है आंखों से,
तो वो मिस हो सकती है ना। एक्सरे कराया नॉर्मल था तो सीटी एक्सरे क्यों कराएंगे, सिटी स्कैन ऑफ चेस्ट का क्यों कराएंगे, क्योंकि बहुत से डॉक्टर बोलेंगे इन्होंने तो पैसा खा लिया है, इनका तो कमीशन है। पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको डाउट है तो आप कराएं। पर फिर भी हम नहीं कराएं तो वो मिस हो जाएगी आपकी ब्लीडिंग, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कराओ, पर अगर आपको डाउट है तो आप करा लें। पर कुछ केसेस में डाउट नहीं है, एक्सरे क्लियर है, नहीं कराई, पर उसमें ब्लीडिंग था, वो धीरे धीरे बढ़ गया और पेशेंट का उसी की वजह से जान जाएगा। उसके अलावा होती है जैसे हार्ट से कोई ब्लीडिंग हो रही है, वो हमें दिख नहीं रही है। कोई एओर्टा रप्चर हो गया है, पल्मोनरी आर्टरी वेन रप्चर हो गई है, वो नहीं दिख रही है, ई फास्ट किया तो वो नॉर्मल है, ठीक है। उसके अलावा कोई पेल्विक फ्रैक्चर था, उसका ब्लीडिंग है, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर है, कोई मिस हो गया, कई तरीके की चीजें हैं जो मिस हो जाती हैं, पता नहीं चलती। रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग ऑलवेज मिस हो जाता है, जैसे कि आप ई फास्ट कर रहे हो, उसमें रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन विजिबल ही नहीं है, तो एओर्टिक ब्लीड आपसे मिस हो जाएगा, आईवीसी का ब्लीड मिस हो जाएगा, कोई किडनी का ब्लीड है वो भी ई फास्ट में मिस हो जाता है ना, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स मिस हो जाता है, तो उससे जान जा सकती है। उसके अलावा क्या फैक्टर्स आते हैं कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट को जरूरत होती है ऑपरेशन की तुरंत, पर सर्जन क्या होता है कि या तो डिले हो गया, अब उसका टाइम पे ऑपरेशन नहीं हुआ तो पेशेंट का जान भी जाता है, और कई बार ऑपरेशन का जरूरत नहीं होता है, ये भी चीजें ध्यान रखनी है। उसके अलावा और फैक्टर ये होते हैं कि भाई आपके पास एक्सपर्टीज भी है, सब कुछ है, आपने लंबा समय लगा दिया ऑपरेशन करने में, आप डेफिनेटिव सर्जरी रिपेयर पे चले गए हैं और आप रिपेयर करने लग गए हैं, तो लंबा समय हो गया, आप पेशेंट वैसे ही पेंटाड में फंसा हुआ था, कोगुलोपैथी, एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया की वजह से पेशेंट का जान चला जाएगा, ये हुआ। तो डेफिनेटिव सर्जरी पे नहीं जाना है, इसका जो एग्जैक्ट है वो आपको डैमेज कंट्रोल सर्जरी करनी है, ओपन करना है, ब्लीडिंग को रोकना है, उसमें पैकिंग करनी है, फिर पेशेंट का हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करना है, उसके अलावा फिर उसको रिससिटेट करना है, आईसीयू ले जाना है, और फिर जब वो नॉर्मलाइज होगा, ये सारी चीजें स्टेबल होंगी, एसिडोसिस करेक्ट होगा, फिर आपको डेफिनेटिव सर्जरी पे जाना है। तो एक सबसे बड़ा ब्लंडर ये भी होता है, कई बार ये होता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डॉक्टर्स प्रॉपर डिसीजन क्या ले, तो ये भी चीज का फैक्टर रहता है। आपके पास सब कुछ है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें भी होती है कि आपने लंबा समय लगा दिया, सर्जरी करनी थी कम डैमेज कंट्रोल की, पर आप डेफिनेटिव रिपेयर पे चले गए, वो पेशेंट की जान ले सकता है। उसके बाद अगर आपका सर्जरी हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, सर्जरी नहीं भी हुआ, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट था, कुछ समय के फेज के बाद भी पेशेंट का जान चला जाता है, 7 दिन 10 दिन बाद। क्यों? क्योंकि पेशेंट जाता है सेप्सिस के अंदर 7 दिन बाद, 5 दिन बाद, सेप्टिसीमिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर, इसके अंदर से भी पेशेंट का जान जा सकता है। तो ये फेजेस होते हैं, अर्ली फेज, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इन फेजेस को भी बचाना बहुत जरूरी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ट्रांसफ्यूजन जान ले सकता है, कई बार डिले हुआ, सर्जरी नहीं कर पाए तो जान ले सकता है। कई बार ऐसी इंजरी थी जैसे मिजेंट्रिक हेमाटोमा था, नहीं पता चला, पेशेंट का जान चला गया। एओर्टिक मैंने बताया इंजरी था, कई बार माइनर टीयर होता है, लंबे समय तक चल जाता है, तो बाद में जान गया। कोई ऐसी ब्लीडिंग थी जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, या फिर बाद में इन्फेक्शन सेप्सिस के कारण जान गया, या फिर हम बहुत डिले कर गए, हमें पता नहीं चला कि पेशेंट को ऑपरेशन करने की जरूरत थी पर हम टाइम पे नहीं कर पाए, या फिर हमने उस समय सर्जरी के दौरान अटेम्प्ट कर दी ऑपरेशन पूरा लंबा प्रॉपर करने का, उसको डैमेज कंट्रोल सर्जरी नहीं की, वो पेशेंट की जान ले सकते हैं। या फिर ऑपरेशन किया आपने और उसके बाद रीपरफ्यूजन इंजरी हो गया, पेशेंट को टॉक्सिन्स क्रिएट हो गए, जैसे कोई हाथ कटा था उसको आपने जोड़ दिया और अब उस हाथ का जो जहर है वो बॉडी में फैल चुका है, तो पेशेंट की जान जा सकती है। तो जो ट्रॉमा पेशेंट है, पॉलीट्रॉमा पेशेंट है, उसकी जान बचाई जा सकती है अगर आप पेशेंट का सबसे पहले पेंटार्ड को तोड़ें, उसको आपको हाइपोथर्मिया बचाना है, एसिडोसिस करेक्ट करना है एबीजी देख के। कोगुलोपैथी के लिए आपको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रेशियो होता है ना, बहुत सारे हॉस्पिटल वो रेशियो भी गलत फॉलो करते हैं, इसमें 1:1:1 के रेशियो में ही ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। जैसे एक पीआरबीसी पैक्ड ब्लड सेल्स, एक एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एक प्लेटलेट, इसी रेशियो में चलेगा। चाहे आप 10 चढ़ाएं, चाहे आप 4-4 चढ़ाएं, जो भी चढ़ा रहे हैं, या 1-1 2-2 चढ़ा रहे हैं, वो उसी रेशियो में चलेगा। टैग करके देखें पेशेंट का। फिर न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक्स जो बेस्ट से बेस्ट देनी है वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर इसमें एक सर्जन का और एक ट्रीटिंग डॉक्टर का पूरा केयर रहेगा। पर ये मैंने बताया, ये वो हायर सेंटर्स है जिन पे भी ये मिस्टेक्स हो जाती हैं और कई बार पेशेंट की जान चली जाती है। और मैंने बताया अगर वो पेंटार्ड में चला गया तो किसी भी सेंटर पे हो, बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका भी पेशेंट कोई ऐसे सिचुएशन में है, पॉलीट्रोमा हुआ है और आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो व्हाट्सअप नंबर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऑपरेशन के बाद भी या ऑपरेशन नहीं हुआ, दवाइयों से ट्रीट हुआ, लीवर इंजरी, किडनी इंजरी जो भी था,
उसके बाद भी पेशेंट को 7 दिन 10 दिन बाद भी कुछ सिम्टम्स चल रहे तो उसके रिलेटेड भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे मैनेज होगा, कैसे पेशेंट बाहर आएगा इन खतरों से, तो उनको जानने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी बीमारी के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं इस वीडियो के, वहां पे कमेंट करें उस बीमारी का नाम, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।